बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक के भीतर सीट बंटवारे को लेकर कलह जारी है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने फिर एक बार साफ कर दिया है कि वो पश्चिम बंगाल में अपने गढ़ को न कमजोर होने देना चाहती हैं और न किसी दूसरे दल को अपना वोट बैंक ट्रांसफर करवाने के मूड में हैं। और यही वजह है कि सोमवार को ममता इंडिया अलायंस के सहयोगी कांग्रेस और वाम मोर्चे को नसीहत देती नजर आई। ममता के बयान ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है और उनके बयान के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस स्वतंत्र रूप से 300 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, पर बाकी सीटें क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ी जानी चाहिए। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये खास रिपोर्ट देखिए। टीएमसी अध्यक्ष और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस के सामने सीट शेयरिंग का नया फॉर्मूला दिया है। ममता ने बीजेपी को मात देने के लिए खास इलाकों में स्थानीय पार्टियों को कमान दिए जाने की वकालत की है। ममता ने ये भी सुझाव दिया कि कांग्रेस चाहे तो अपने दम पर 300 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ सकती है। ममता ने कहा, मैं इस बात पर जोर देती हूं कि विशेष क्षेत्रों को क्षेत्रीय पार्टियों के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। कांग्रेस अकेले 300 लोकसभा सीटों पर लड़ सकती है और मैं उसकी मदद करूंगी। मैं उन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन कांग्रेस अपने मन की करने पर अड़ी हुई है। ममता की ये टिप्पणी हाल ही में पार्टी की एक आंतरिक बैठक के बाद आई। इस बैठक के बाद खबर आई थी कि अगर टीएमसी को इंडिया ब्लॉक में उचित महत्व नहीं दिया गया तो सत्तारूढ़ पार्टी पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जितना लीडर है रीजनल पार्टी को, मैंने क्या बोला, रीजनल पार्टी को इलेक्शन रीजनल पार्टी को ऊपर छोड़ दो, जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, और 300 सीट में आप अकेला लड़ो, हम मदद कर देगा, हम आपका कोई सीट में हम नहीं लड़ेंगे। वो लोग क्या कहते हैं, हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन कोलकाता में सद्भावना रैली का नेतृत्व करने के बाद संबोधन के बीच ममता बनर्जी ने वाम दलों पर भी निशाना साधा। ममता ने सीपीएम पर इंडिया अलायंस के एजेंडे को कंट्रोल करने की कोशिश का भी आरोप लगाया। ममता ने कहा, मैंने विपक्षी गुट की एक बैठक के दौरान इंडिया नाम का सुझाव दिया था, लेकिन जब भी मैं गठबंधन की बैठकों में हिस्सा लेती हूँ तो मुझे लगता है कि वामपंथी कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्वीकार्य नहीं है। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हो सकती जिनके साथ मैंने 34 वर्षों तक संघर्ष किया है। ममता का कहना था कि इस तरह के अपमान के बावजूद मैंने समझौता कर लिया और इंडिया ब्लॉक की बैठकों में भाग लिया है। ममता ने इस बात पर भी जोर दिया कि टीएमसी की तरह बीजेपी को कोई भी विपक्षी पार्टी सीधी टक्कर नहीं दे रही है। ममता का कहना है कि उनमें बीजेपी से मुकाबला करने और उसके खिलाफ लड़ने की ताकत है, लेकिन कुछ लोग सीट बंटवारे के बारे में हमारी बात नहीं सुनना चाहते हैं। अगर आप बीजेपी से नहीं लड़ना चाहते हैं तो कम से कम उसके खाते में सीट तो मत जाने दीजिए। कांग्रेस का जिक्र किए बिना ममता ने राज्य में सीट बंटवारे की चर्चा में देरी के लिए भी आलोचना की। इधर ममता की टिप्पणियों पर कांग्रेस और सीपीएम दोनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम टीएमसी नेतृत्व की सोच और इच्छा पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, उन्हें जो अच्छा लगता है वो करें। वहीं सीपीएम के सेंट्रल कमेटी के मेंबर सुजन चक्रवर्ती ने इस आरोप को निराधार बताया कि उनकी पार्टी इंडिया ब्लॉक की बैठकों में एजेंडे को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, जबकि पश्चिम बंगाल में सीपीएम के सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा, ये लड़ाई सांप्रदायिक और कम्युनिस्टों के बीच है। दरअसल पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है। आम चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए सत्तारूढ़ टीएमसी अलायंस को लीड करना चाहती है और सीट शेयरिंग में कांग्रेस वाम मोर्चे को हद दिखाने से नहीं चूक रही। सीपीएम के नेतृत्व वाला वाम मोर्चा कांग्रेस और टीएमसी 28 पार्टियों वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। हालांकि पश्चिम बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस के नेता लगातार टीएमसी के खिलाफ हमलावर देखे जा रहे हैं। टीएमसी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन के आधार पर 2 सीटों का ऑफर दिया है। कांग्रेस को ये प्रस्ताव नागवार गुजरा और दोनों पार्टियों के बीच तनाव बढ़ गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सीधे टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को निशाने पर लिया और कहा
कहा कि वो टीएमसी के सीटों के लिए भीख नहीं मांगेंगे। आपको बता दें कि 2019 के चुनावों में टीएमसी को 22 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीटें जीती। बीजेपी ने राज्य में 18 सीटें हासिल की थी और उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी टीएमसी ने जबरदस्त जीत हासिल की और बीजेपी को हराया। इन दोनों चुनावों के नतीजों के आधार पर ही ममता बनर्जी अलायंस से सीट शेयरिंग पर फॉर्मूले निकालने की बात पर जोर दे रही हैं। हाल ही में ममता की नाराजगी तब सामने आई थी जब उन्होंने इंडिया ब्लॉक की वर्चुअल मीटिंग से दूर रहने का फैसला किया था। टीएमसी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में वो सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे में वो ही अपने राज्य के गठबंधन को लीड करेंगी। इसके साथ ही टीएमसी अपने सहयोगी दल कांग्रेस को बंगाल में अपनी सीमाओं को पहचानने की बात पर भी जोर दे रही है। पिछले दिनों कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी के साथ पार्टी नेताओं की एक बैठक हुई थी, जिसमें ये बात सामने आई थी कि लोकल बॉडी पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली में समझौते करने के मूड में नहीं है और 290 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने की मांग कर रही है। कांग्रेस हाईकमान का मानना है कि 2019 के चुनाव में जहां उसने जीत हासिल की थी, वहां वो फिर उम्मीदवार उतारेंगे। इसके अलावा जिन सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर आई थी, वहां भी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारने का मन बना लिया है। गठबंधन के प्रभाव वाले राज्यों में भी कांग्रेस चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। ऐसी कुल 290 सीटों की लिस्ट तैयार की गई, जहाँ कांग्रेस ने अपने दम पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। कांग्रेस करीब 100 सीटों पर सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। गठबंधन और अपने दम पर चुनाव लड़ने वाली सीटों की कुल संख्या 390 के आंकड़े तक पहुंच रही है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस 10 राज्यों में अकेले दम पर और 9 राज्यों में गठबंधन में चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है। गुजरात, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उड़ीसा में कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, जबकि दिल्ली, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, यूपी, पश्चिम बंगाल, कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र में अलायंस के सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला खोज रही है। टीएमसी समेत अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि कांग्रेस को उन राज्यों में बड़ी पार्टी का दावा छोड़ देना चाहिए जहां उसके विधायक सांसदों की संख्या ना के बराबर है। वहां कांग्रेस की दखलंदाजी ना हो, क्षेत्रीय पार्टियों और उनके नेताओं को निर्णय लेने की छूट मिलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। तो ममता बनर्जी लगातार इस बात को साफ करती चली आ रही हैं, एक फॉर्मूला पर बात करती आ रही हैं कि जहां पर जो भी स्थानीय पार्टी मजबूत है, जिसका गढ़ मजबूत है, वहां पर उसे उसी हिसाब से लड़ने की इजाजत देनी चाहिए। वहां के पूरे क्षेत्र को कंट्रोल करने की जो पावर है वो क्षेत्रीय दलों के हाथों में होनी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी फिलहाल अपने गढ़ को कमजोर करने के मूड में नजर नहीं आ रही हैं और ना ही दूसरे दल को अपना वोट बैंक देने के मूड में नजर आ रही हैं। इसी पर खास बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। डॉक्टर निखिल प्रसून सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। सुमित मेहरोत्रा टीएमसी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका भी सर। डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सुमित जी आपसे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार इस बात को साफ करती चली आ रही है, दो टूक कहती चली आ रही है, नसीहत दे रही है कांग्रेस को कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वहां पर उनकी जो पकड़ है उसे कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। बयान भी अब तो सामने आ गया पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का कि जिस हिसाब से सीटों का बंटवारा होना चाहिए फॉर्मूला बताया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस लगातार साफ कर रही है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से चलेंगे। क्या मायने निकाले जाएं इस पूरे बयान के, सुमित जी? दीदी ने रखा है वो बात सही है कि क्षेत्रीय दलों को भी आप तवज्जो दीजिए, कांग्रेस लड़े। दीदी का प्लान शुरुआत से ही है कि जो दल जहां मजबूत है वो वहां पे मजबूती से लड़ेगा। जैसे आप बंगाल की बात करें, बंगाल में टीएमसी मजबूत है, टीएमसी लड़ेगी अच्छी सीटों पे, ज्यादा सीटों पे। कांग्रेस को बड़ापन दिखाना चाहिए कि हाँ, अगर हम कांग्रेस अगर कह रही कि हम भी आप हमें ज्यादा सीटें दीजिए, हो सकता है कि हम आपको ज्यादा सीटें देने के चक्कर में हमारे उसमें भाजपा का फायदा हो जाए, फायदा हो। और ऐसे उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखें तो समाजवादी मजबूत है, वहां पे भी कांग्रेस को और समाजवादी को आपस में मिल करके बैठ करके बातचीत करके निर्णय निकालना चाहिए। क्षेत्रीय दलों को जो दल है जहाँ जो मजबूत है वो मजबूती से लड़ेगा, कांग्रेस जहाँ पे मजबूत है वहाँ पे कांग्रेस मजबूती से लड़ेगा। इसमें कहाँ किसी मना कर रही, किसी सपोर्ट करेगी, पर कांग्रेस अड़ी हुई है, हमें ज्यादा सीटें दीजिए, हमें ज्यादा उसमें करिए, तब तक चलेगा। भाई कांग्रेस को बड़ा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि तो शुरुआत से आपकी मदद करने के लिए बैठी हुई है। एक देखिए सीपीएम गवर्नमेंट है, सीपीएम गवर्नमेंट से दीदी लड़कर के आई, आज सीपीएम गवर्नमेंट वहाँ पे 32 साल
जिन्होंने राज करा, दीदी ने उन्हें हटा करके अपनी सरकार बनाई, सत्ता बनाई। तो अगर बंगाल लेवल कांग्रेस सीपीएम को साथ में लेकर के चलेगी, दीदी ने उस चीज को भी कंप्रोमाइज करा दी, चलिए आप सीपीएम को साथ में लेकर के चल रहे, बहुत अच्छी बात है, सभी को साथ में लेकर के हम लोग को सरकार बनानी है। हमारे कोई मुख्य दीदी का इरादा कोई ना तो प्रधानमंत्री के बनने का है, ना कांग्रेस को कोई चीज नीचे दिखा करके काम करने का। हम तो चाहते हैं सारे भी गठबंधन के लोग, इंडिया अलायंस के जितने लोग हैं, मजबूती से 2024 तक चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को हटाने का काम करेंगे। जी स्नेहाशीष जी, इस तरह से रहेगा तो इंडिया गठबंधन की बंगाल में कैसे बात बन पाएगी? ममता बनर्जी ने तो साफ कई तरह के आरोप भी लगा दिए, कह रही हैं कि कांग्रेस वाम दलों के द्वारा कंट्रोल की जा रही है, ये जो पूरा गठबंधन है वाम दलों के द्वारा कंट्रोल करने की कोशिश होती है। जितनी भी मीटिंग्स में उन्होंने हिस्सा लिया, उन्होंने यही महसूस किया कि ये वाम दलों के द्वारा कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। स्नेहाशीष जी, सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए मैं अपनी बातों को रखूंगा। यहाँ पे सबसे बड़ी देखिए जो बातें टीएमसी के सुप्रीमो के द्वारा लगाया जा रहा है ये आरोप, कहीं से भी कांग्रेस पार्टी आम जनता की राजनीति करती है, आम जनता के मुद्दों से गवर्न होती है और आम जनता के जो भी डिमांड्स हैं, जो उनकी मांग है, उनके अनुसार हम अपनी नीतियों को बनाते हैं। हम किसी पार्टी विशेष से नहीं प्रभावित होते हैं। और रही बात बंगाल की, तो बंगाल में निश्चित तौर पर टीएमसी जितनी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को घूम चटा रही है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के आला कमान ये चीजों को देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि राज्य में टीएमसी ने जो लड़ाई लड़ी है वो कांग्रेस से ही टूट के निकली है ममता जी, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस से टूट के निकली हैं, तो उन्हें बहुत सारी चीजें मालूम है कि कांग्रेस में किस तरीके से नीतियां निर्धारित होती हैं। वो राज्य स्तर पर नहीं होती हैं, केंद्र स्तर पर होती है, हमारे जो दिल्ली में एआईसीसी के द्वारा नियंत्रित होती है सारी चीजें। तो इसे नियंत्रित तो होती है स्नेहाशीष जी, लेकिन अगर किसी चीज को लेकर सहमति नहीं बन रही है, कोई दल लगातार इस बात को बार बार बता रहा है कि हमारी मजबूती इस क्षेत्र में है, आपको उस हिसाब से अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो इसमें गलत बात क्या है ममता बनर्जी की? वक्ता जी, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और निश्चित तौर पे जब टीएमसी सुप्रीमो ये बात बोल रही हैं, मुख्यमंत्री महोदया ये बात बोल रही हैं, तो वो मजबूती से अपने राज्य में लड़ाई लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के झूठ और फरेब के खिलाफ और अलोकतांत्रिक उनकी नीतियों के खिलाफ। लेकिन पूरे देश में अगर कोई मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है और ये सबको दिख रहा है। आज हमारे नेता सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, वो सबको दिख रहा है। वो अलग बात है कि बहुत कम उसे हाइप दिया जाता है, नहीं तो उनके संघर्ष को एक गांधी के बाद ममता बनर्जी को क्यों नहीं दिख रहा है? वो तो गठबंधन में आपके साथ, उन्हें भी दिख रहा है और दिखेगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस चीज को जितना तवज्जो दिया जा रहा है वो मायने नहीं रखता है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और धीरे धीरे आने वाले समय में सभी परिदृश्य साफ होंगे और हम लोग मजबूती से इनको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि लोकतंत्र की हत्या करने वाली ये सरकार, लोकतंत्र की हत्या करने वाली ये पार्टी, उसको हम लोग नेस्तनाबूद करेंगे। ठीक है। निखिल प्रसून जी, क्या लग रहा है आपको? लगातार ममता बनर्जी इस बात को इंडिया गठबंधन से तो कह ही रही है, कहीं ना कहीं एक मैसेज भारतीय जनता पार्टी को ये भी देने की हो रही है कि चाहे 300 सीटों पर लड़े कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस के बाद भी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का इतना पावर है, इतनी मजबूती है कि वो भारतीय जनता पार्टी को अकेले धूल चटा सकती हैं। नमस्कार जी, नमस्कार सर। मैं आज इस देश के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं उनकी जयंती पर। और ये देखिए, आप इन चीजों का अगर विश्लेषण करें तो अगर आप कांग्रेस का अलग से विश्लेषण करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में करीब करीब 186 सीटों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की आमने सामने लड़ाई हुई, जिसमें कि 170 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। स्ट्राइक रेट था 91.4%। और इन 170 सीटों में और इन 186 सीटों में 2014 के चुनाव में 162 सीटें भाजपा ने जीती थी, जब स्ट्राइक रेट था 84%। 84% से हमारा स्ट्राइक रेट 92% चला गया कांग्रेस की तरफ। दूसरी बात यह है कि जहां जो तृणमूल कांग्रेस ये सोच रही है कि भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करने की दिशा का अग्रसर है, ये पता होना चाहिए कि 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में 17% वोट था हमें, जो कि 2019 में बढ़ के 40.2% हो गया। 4 गुना वृद्धि हुई करीब करीब, 3 गुना तो हुई डेफिनेटली। तो
आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी पार्टी जो है वो कहीं किसी राज्यों में शैशवावस्था में रहती है, धीरे धीरे उसका संगठन ग्रो करता है। आज की डेट में लाखों बूथों पर हमारे कार्यकर्ता हैं, मंडल स्तर पर और शक्ति केंद्र स्तर पर, इसलिए हमें चुनौती देना तृणमूल कांग्रेस के लिए इतना सहज नहीं होगा। जहाँ तक कांग्रेस का यहाँ प्रश्न है, तो कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कई बार कह रखा है 10-10 सीटों पर वो लोग डिमांड कर रहे हैं और उन दोनों में तू मैं होती रहती है। कई कांग्रेसियों को मौत की घाट उतारे, कई कांग्रेसी विधायकों को इन्होंने अपनी तरफ ले लिया। अभी जो वहां से चुनाव हुआ तो वहां से जो एक कांग्रेस का एकमात्र एमएलए जीता, उसे कांग्रेस ने अपने में मिला लिया। अरे कांग्रेस को तो पूरी तरह निगल चुकी है तृणमूल कांग्रेस यहाँ पे, और कई राज्यों में, पंजाब में आपने निगल दिया है और दिल्ली में आपने निगल लिया है। तो कांग्रेस अगर इस तरह से भाषमानसूर की तरह अगर बिहेव करते रही तो उसका भविष्य तो उसके लिए वो विचार करें। ठीक है। जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, तो आज हर जगह तो इंडिया गठबंधन पहले से मौजूद है। कौन सी जगह पर? महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन पहले से है, आप तमिलनाडु में देख लीजिए, केरल में देख लीजिए, और बाकी जगहों पे आप देख लीजिए जहाँ चुनाव वहाँ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। ये कैसा गठबंधन है जो पहले से है, उसी को एक तरह से एक नजदीकीकरण करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास। ठीक है सुमित जी, तो मुझे नहीं जी तो जी इसका जो विश्लेषणात्मक पहलू ये है कि इंडिया गठबंधन एक तरह से बुलबुले की तरह है और वो बुलबुला चुनाव के बाद फूटता है। ठीक है सर सुमित जी, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ममता बनर्जी बार बार कह रही हैं, जबकि स्नेहाशीष जी साफ कह रहे हैं कि किसी भी तरह से पार्टी के एजेंडे को कंट्रोल करने की कोशिश किसी भी दल की तरफ से नहीं की जा रही है, लेकिन ममता बनर्जी खुल के इस बात को कह रही हैं कि अलायंस के एजेंडे को कंट्रोल करने की सीपीएम कोशिश कर रही है। 34 सालों से उन्होंने जो संघर्ष किया, उसके बाद भी उन्होंने उससे समझौता करके इन मीटिंग्स में हिस्सा लिया है, और उसके बाद भी सीपीएम इसे कंट्रोल कर रही है। क्यों लग रहा है सर आपको ऐसा? देखिए बिल्कुल वहाँ पे जो बंगाल में स्थिति है, किसी को भली भांति मालूम है कि कौन किससे लड़ सकता है। देखिए कांग्रेस वहाँ इतनी मजबूत है नहीं इस समय भी, अभी भी अगर देखा जाए हमारी सहयोगी दल है कांग्रेस भी, ऐसा नहीं है इंडिया अलायंस तो वहाँ मजबूत नहीं है। तो इसी बेस पे दीदी ने मीटिंग भी बुलाई थी अपने सारे विधायकों की और एमपी की क्या डिसीजन लेना है। तो बगैर बातचीत करके हम लोग कोई डिसीजन नहीं लेती है। किसी को मालूम है भैया हमें कहाँ पे सीटें जीतना है और किस तरीके से इनको हराना है, बंगाल से किस तरीके से इनको हराना है। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आप देखिए 2014 के बाद से ये बात कर रहे थे कि एक करके सबको दीदी ने अपने उसमें मिला लिया है। अरे भाई जय हम लोग तो चलिए भाई वो अपनी सत्ता से आए, कांग्रेस का एक विधायक जो जीता था वो अपने उससे आया है, पर आप तो पैसे का प्रलोभन दे करके, सीबीआई का प्रलोभन देके, ईडी का प्रलोभन दे करके आप लोग तो लोगों को तोड़ते हैं, पार्टियों को खत्म करते हैं। कि आपसे बड़ा कौन कुछ जानता होगा। हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, तो ये खुद पहले अपने गरिमान में झांक के देखना चाहिए कि हमारी पार्टी कितनी साफ सुथरी पार्टी है, जिसका नारा ये लोग देते थे। आज कहाँ है? आज मुझे बताइए देश के अंदर विकास की बात करने वाले कहाँ हैं लोग? केवल हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर, इसकी बात होती है, विकास की कहीं बात होती है? कहीं विकास की बात है? किसी चैनल पे माते मोदी जी आते हैं, कभी भाषण देते, कभी भी प्रेस मीडिया में आकर के इन्होंने विकास की बात करी हो? नहीं करते हैं। जो उन्हें मालूम है अगर विकास की बात करेंगे, मीडिया अगर एक शब्द भी पूछ लेगा तो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। सुमित जी, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब सर आपने नहीं दिया। मैंने पूछा सीपीएम अलायंस को कहां से कंट्रोल कर रही है, ऐसा क्यों आपको लग रहा है? कांग्रेस पार्टी से नकार रही है, जो आरोप ममता बनर्जी लगा रही है कांग्रेस पर, उसे कांग्रेस पार्टी नकार रही है। इसका जवाब मैं चाहती हूँ। देखिए राष्ट्रीय स्तर की बात है, हाई लेवल बात है। देखिए मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ये कह सकता हूँ किसी को सबको तो मालूम है कि कौन क्या चीज कंट्रोल कर रहा है। कांग्रेस कहीं ना कहीं मैनेज करके चल रही है सीपीएम को। आज सीपीएम का वोट बैंक कुछ नहीं है, वहाँ पे टीएमसी भाजपा की लड़ाई है। कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, कांग्रेस नहीं कर पाएगी लड़ाई बंगाल के अंदर। और यही होगा अगर कांग्रेस ज्यादा सीटों पे, लेकिन आपको ऐसा ना दूं, कांग्रेस में ज्यादा सीटों पे लड़ेगी तो नुकसान हम ही लोगों का होगा और भाजपा को फायदा हो जाएगा। हम नहीं चाहते भाजपा को कहीं से कहीं फायदा हो। स्नेहाशीष जी, भाजपा को फायदा ना हो, इसी के लिए ममता बनर्जी लगातार इस फॉर्मूले की बात कर रही हैं और चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल में अगर लीड किया जाए क्षेत्रीय दल के हिसाब से, तो ममता बनर्जी इस गठबंधन को लीड करे पश्चिम बंगाल में। सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? साथ ही साथ इस बात को भी वो इसी बात की आलोचना कर रही है कि देरी पर देरी करते जा रहे हैं आप। इस संगठन को नाम इंडिया देने वाली ममता बनर्जी जी हैं और ममता बनर्जी जी का ये जो दुख है वो फाइटर लेडी है और उनका दुख जो है वो जायज भी है थोड़े बहुत। लेकिन जिस तरीके से ये कह दिया जा रहा है कि कांग्रेस
तो अगर ये बात कही जाए कि हर राज्य में जिस तरीके से कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, वो एक डिबेट में नहीं समाया जा सकता है और वो एक मुद्दे पे नहीं बोला जा सकता है। लेकिन निश्चित तौर पे ये देखा जाए कि रही बात भाजपा को हराने की, तो मैं तो सीधे सीधे कहता हूँ, पता नहीं टीएमसी को लग रहा होगा कि भाजपा को बंगाल में भाजपा से ही लड़ाई है। मैं तो सीधे सीधे कहता हूँ कि ये लोकतंत्र और जो लोकतंत्र की हत्या करने वाले हैं उन लोगों के बीच में लड़ाई है। कांग्रेस इस देश में लोकतंत्र की सबसे बड़ी पैरोकार है। और स्नेहाशीष जी, इस बात का जल्दी से जवाब दे दीजिए, मेरे पास वक्त की कमी है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उनकी हैसियत बताएंगे, राजनीतिक हैसियत, और वो बंगाल हो, बिहार हो, कहीं ठीक है, एक बात का जवाब दे दीजिए सर, कितनी देरी और होगी इस फॉर्मूले को बनने में और निकल के सामने आने में कि पार्टियों के बीच में जो गठबंधन हुआ है वो सफल होता नजर आ रहा है? कितनी देरी और इसमें सर? वक्ता जी, आपको भी एक बात, क्योंकि आप खबरों में रहती हैं तो आपको ये बात जानकारी में रही होगी, अभी ईडी का जो एक चलने वाला है अभियान, जो तमाम नेताओं ने, बड़े नेताओं ने इंडिया ब्लॉक के, उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या है ईडी और सीबीआई के थ्रू, तो वो सबको मालूम है कि अभी आने वाले समय में क्या क्या ये लोग गुण खिलाने वाले हैं। और अगर अभी से हम लोग सीट का सारा बात डिस्कस कर दे तो हो सकता है कि जो नेता वहां पे चुनाव लड़ने वाले हों उन्हीं को ईडी के आड़ में लाके और जेल के अंदर डाल दे। तो इसलिए आपको भी ये बात पूछने से पहले सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी मायावी निखिल जी, एक और आपके ऊपर, ठीक है सर, निखिल जी एक और आपके ऊपर आरोप, सीटों का जो खुलासा है वो आप ही की वजह से नहीं किया जा रहा है, आप मैनिपुलेट करने में बहुत आगे हैं, इस बार भी कर लेंगे। तो मैं एक तरह से अपने हार की स्वीकारोक्ति मानता हूँ इंडिया गठबंधन के, अभी से ही हारने का बहाना ढूंढना इन्होंने शुरू कर दिया। एक ईवीएम तो परमानेंट बहाना है इनका, अब ईडी सीबीआई भी उसी तरह पूरी तरह स्थायी एक बहाना होते चला जा रहा है। देखिए, जिन लोगों का कोई जनाधार नहीं है वो लोग जो है तो देश को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। वो जो सीपीएम जो कर रही है ईडी गठबंधन, मैं ये कहना चाहूंगा जहाँ तक विकास का प्रश्न है, प्रधानमंत्री ऐसा कोई दिन नहीं जी बीच में नहीं सर, सुमित जी बीच में नहीं, चर्चा नहीं करते हैं जी। चाहे वो 4 लाख लोगों को आवास मिले, चाहे 11 करोड़ लोगों को टॉयलेट मिले, चाहे करोड़ों लोगों को मुद्रा योजना का लाभ मिले, चाहे करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री जो उनका जो मानदेय मिलता है वो मिले। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि विकास को राजनीति की मुख्य धारा में लाने का अगर किसी को श्रेय जाता है वो मानिए नहीं, लेकिन सर ये बात तो सही है और ये सवाल जायज भी है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई का सहारा लेती नजर आती है। जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहुंचती है वहां से ईडी सीबीआई छूमंतर हो जाती है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए, ऐसा है, जो नेता जिन्होंने जो कुकर्म किए हैं, जो भ्रष्टाचार किए हैं, उसको एक तरह से सही ठहराने के लिए वो सरकार उन्हें झुठलाने का प्रयास करते हैं। अगर किसी को कोई ऐसा लगता है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित कार्य, तो वो अदालतों में अदालत में उन्हें बेल नहीं मिली। आज देखिए मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली। आती हूँ सुमित जी, आती हूँ मैं वक्त अदालत क्या उस बात की पुष्टि नहीं करती है? समस्त मामले अदालत के विचाराधीन होते हैं। अगर सरकार को बायस होकर के या पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कोई कार्य करती तो अदालत फटकार लगाती ईडी सीबीआई को, उन्हें बेल दे देती, बरी कर देती। ऐसा तो हो तो नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए अगर आपने भ्रष्टाचार किया तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी ने पहले ही कह दिया था आप खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसी को चरितार्थ कर रहे हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। ठीक है, आपकी बात सुनकर ठीक है सर, मैं माफी चाहूंगी, अब मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।